हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। नीव इंस्टीट्यूट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी की क्लास नंबर 18 को आगे डिस्कस करेंगे। इससे पहले ज्योग्राफी के ऊपर लगातार 17 लेक्चर्स आ चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो 17 लेक्चर्स हैं वो आपके बिल्कुल टिप्स पे तैयार हो चुके होंगे। अगर आपका उन लेक्चर्स में कोई डाउट रहता है तो आप हमारे साथ उन डाउट्स को शेयर कर सकते हो। अब जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं और जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस प्रिपरेशन में हमारी क्लासेस आपके काम की हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स में आपको 5 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और जो 5 के 5 सब्जेक्ट्स हैं वो नीचे हमने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में सारे बताए हुए हैं। आप एक बार डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके एक वीडियो लिंक को ओपन करिए, उसमें आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस तरह से आपने हमारे साथ जुड़ना है और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। अगर फिर भी आपकी कोई दिक्कत रहती है तो जो फर्स्ट पेज हमारा रहता है वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा जो कि हमारा रहता है 9459802085। उस पर आप कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलो आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। नाम था ज्योग्राफी क्लास नंबर 18th। हाँ जी, तो देखो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने वैसे तो बहुत कुछ पढ़ लिया है ज्योग्राफी में, पर ज्योग्राफी का जो पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया था वो क्या था? केवल और केवल अपनी पृथ्वी के बारे में पढ़ना, केवल और केवल अपनी जो एक प्लेनेट है अर्थ उसके बारे में पढ़ना। वो हमारा टॉपिक बना सबसे पहले लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, वो हमने बढ़िया से पढ़ा। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस को खत्म करने के बाद हमने एक लॉजिक लगाया। अभी तक जितना भी ज्योग्राफी का हमने पोर्शन पढ़ा है ना उसमें लॉजिक्स लगाए हैं, बुक्स को नहीं फॉलो किया है। तो देखो हमारा दूसरा लॉजिक्स क्या लगा था भाई, उबड़ खाबड़ हमारी पृथ्वी है तो इसका कारण रॉक्स बन सकती है, चट्टानें। हमने रॉक्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा भाई रॉक्स का टॉपिक खत्म हो गया था। फिर हमने बात करी कि भाई हमें अब ये चीज़ पढ़नी पड़ेगी, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये जो आपके पास इस तरह से जो एक ठोस आपके पास कोई वस्तु है जिसको हम एक पत्थर के रूप में भी मान सकते हैं, उसका पूरा जो सिस्टम है वो हमें पढ़ना था। फिर हमने कल के लेक्चर्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इतनी चीजें क्लियर थे ना सबकी? जब आप पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे तो आपने यहां पे देखा कि इस पृथ्वी के भाग को, अगर मैं पृथ्वी के अंदर वाले भाग की बात करूं, अंदर वाला भाग मतलब कि नीचे जहां पे हम खड़े हैं धरातल में उसके नीचे छेद कर लो, नीचे जाओ, वो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है। तो वहां पे हमने देखा कि हमारे वैज्ञानिकों ने इस पूरे टॉपिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक को क्रस्ट बोला जा रहा था, एक को मेंटल बोला जा रहा था और एक आपके पास क्या था? वो था कोर, जिसको केंद्रीय भाग, आवरण, और इसको क्या बोला जा रहा था? भूपर पट्टी या फिर क्रस्ट इसको बोला जाता है। तो उसी से संबंधित आज का हमारा टॉपिक होगा। चलो जी आज के इस टॉपिक को कंटिन्यू करें क्योंकि हमें यहां तक पहुंचना था, तब मैंने सारी चीजें आपको रिवाइज करवाई। अब देखो हमारा काम किससे है? वो है क्रस्ट से। हमारा मेंटल और कोर से कोई काम नहीं है। अब मेंटल और कोर में जो चीजें हमने पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है। अगर एक आधा टॉपिक कोई और बचता है वो आगे देखेंगे। अभी के लिए देखो क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब सभी समझते हैं ना। यहाँ पे देखना क्रस्ट क्या है। ये यहाँ पे जहाँ पे हम लोग बैठे होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, जैसे मतलब कि ये मेरा घर यहाँ जैसे है, उसके बाद यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं, प्लस ऊपर पक्षी भी आपके पास है ना घूम रहे हैं। क्लियर है? यहाँ पे आपके पास और कोई चीता, लोमड़ी, इस तरह से पक्षी भी चल रहे हैं, है ना। ऊपर बादल भी हैं। क्लियर है? तो देखो इस तरह से ही है ना यहाँ पे पूरा। अगर मैं अपने आस पड़ोस की बात करूँ तो ऐसे ही हमें दिखाई देता है। यहाँ पे जहाँ पे गहराई होती है, जब ये बादल आपके पास वर्षा करते हैं तो उसकी वजह से ये जो गहराई है वो पानी से भर जाती है, तो ये आपके पास क्या है? पानी। क्लियर है? तो हम इसी के अकॉर्डिंग पूरी अपनी आज के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्रस्ट को। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट ये वाला हिस्सा है, जमीन जो पृथ्वी के ऊपर की सतह है ना, पृथ्वी के ऊपर की सतह है जहां पे हम लोग बैठे हैं, वही पृथ्वी के ऊपर की सतह है, उसी को हम क्रस्ट बोल रहे थे। पीछे के लेक्चर्स में हमने बढ़िया से इस चीज को देखा था, है ना। तो अब देखो जी अब क्या बात होगी। अगर इस क्रस्ट की बात करी जाए, इस पूरी ये जो हमें दिख रही है लाइन, इसकी बात करी जाए तो हमारे भूगोलकर्ताओं के अनुसार इसको 4 बड़े भागों में बांट दिया गया है। 4 बड़े भाग इसके कर दिए गए हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे इसका भाग किया गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर
लिथोस्फीयर। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? स्थल मंडल। क्या बोला जाएगा? स्थल मंडल। उसके बाद नंबर 2 पे था आपके पास एक हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर, या इसको हिंदी में क्या बोला जाएगा? जल मंडल। क्लियर है? उसके बाद नंबर 3 पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वो है एटमॉस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे टॉपिक्स आपके जियोग्राफी के इसी टॉपिक के अंडर चलते हैं, है ना? एटमॉस्फेयर, और इसी में पूरी जियोग्राफी खत्म हो जाती लगभग, है ना? तो देख लो अपने हिसाब से, समझ लो कि कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए टॉपिक है ये, वायुमंडल। उसके बाद नंबर 4 पे मैं यहाँ पे लिखूँ तो वो आपके पास है बायोस्फीयर, या फिर इसको क्या बोल जाता है? जैव मंडल। जैव मंडल। भैया हर किसी ने ये सारे 4 के 4 जो मैंने नाम लिखे हैं वो सुने ही हैं, पर बहुत से लोगों की, बहुत से स्टूडेंट्स की इनमें समझ कम रहती है कि क्या होगा ये स्थल मंडल, क्या जल मंडल, क्या वायुमंडल, क्या बायोस्फीयर है। तो इन्हीं चीज़ों को समझना आज हमारा काम है। क्लियर है? हाँ, तो टॉपिक कंटिन्यू करें। सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पे लिथोस्फीयर, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्थल मंडल। पृथ्वी की जो ऊपर की सतह है ना, उसका वो भाग जहाँ पे केवल भूमि आपको दिखाई दे, केवल वहां पे आपको जमीन ही दिखाई दे, उस भाग को हम स्थल मंडल बोलते हैं। मेरी बात क्लियर हो रही है? स्थल मंडल में आप क्या चीजें रख सकते हो? कॉन्टिनेंट, जहां पे आप क्या बोल देते हो? महाद्वीप। क्लियर है? देखो अगर मैं यहां की बात करूं, ये वाला हिस्सा यहां तक आपके पास क्या है? भूमि ही है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? लिथोस्फीयर या फिर स्थल मंडल। ये वाला हिस्सा मान लो ये जमीन ही है, तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं? या आप इसको ऐसे पहाड़ बना दो यहाँ पे, भाई ये पहाड़ भी तो हैं, ये जमीन ही तो है, तो भैया इसको भी हम क्या काउंट करेंगे? स्थल मंडल। क्लियर है चीजें? स्थल मंडल की अगर मैं छोटी सी परिभाषा आपको बताऊं तो वो क्या बनी कि भैया वो हमारा क्रस्ट का भाग, या हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो पहली सतह है, उसका वो भाग जो कि भूमि से घिरा हुआ है, या जिस पे आपको भूमि दिखाई देती है, वही आपके पास लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहलाया जाता है। अब आ जाओ हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल। हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल, इसकी परिभाषा क्या होगी? बोला गया पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है उसमें जो पानी वाला भाग होगा उसको हम जलमंडल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जलमंडल है, ये जलमंडल है। समझने के लिए हमने चीजों को देखा कि भैया हमारी क्रस्ट के ऊपर जो हमारी पहली परत, ये पहली परत ही है ना, पहली परत के ऊपर अगर जल पाया गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? जलमंडल। उसी तरह से अगर मैं एटमॉस्फेयर की बात करूं, एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। वायु क्या होता है? वायु क्या होती है? बिंड, है ना? अगर वायु से हम समझे कुछ, तो वायु कुछ खास नहीं है हमारे। अगर मैं पृथ्वी की बात, हमारी क्रस्ट के ऊपर की बात करूं तो बोल जाता है यहाँ पे बहुत सारी गैसेस का हिसाब किताब चलता है। हवा है क्या रियलिटी में? हवा कुछ नहीं होती है, बहुत सारी गैसेस के समूह को हम क्या बोलते हैं? हवा। बहुत सारी गैसेस के समूह को हम क्या बोलते हैं? हवा। तो हमारा जो सराउंडिंग है, हमारा जो आस पड़ोस है, इसमें अगर हम देखें तो हमें 3600 पता नहीं कितनी तरह की गैसेस दिखाई देती हैं, जिसमें से आपको कुछ नाम भी पता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है ना? तो क्या बोला जाता है? ये तो लिथोस्फीयर, ये आपके पास क्या बना? हाइड्रोस्फीयर। अब यहाँ पे जो हवा लग रही है, जिसकी वजह से ये टहनियाँ हिल रही हैं, ये जो पेड़ पौधे हैं जिसकी वजह से ये झुक रहे हैं, इस तरफ को हो रहे हैं, उसी को हम क्या नाम देते हैं? वायुमंडल। क्या? वायुमंडल। आपसे पूछे भाई वायुमंडल क्या है? वायुमंडल जो हमारी धरातल है, धरातल से ऊपर पाए जाने वाली जो आपके पास गैसेस हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। ये चीज़ सही होगी। नेक्स्ट आ जाओ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो एक नाम है, थोड़ा सा यही दिक्कत दे देता है ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स की यहाँ पे प्रॉब्लम रहती है। जैव मंडल इसको हिंदी में बोल जाता है। बायो का मतलब समझा था ना आपने? बायोलॉजी पढ़ी थी आपने। बायो का मतलब क्या होता है? जीव जंतु, उनके बारे में पढ़ने को क्या बोल जाता है? बायोलॉजी। पर यहाँ पे बायो का मतलब क्या हुआ? जीव जंतु। तो बोला गया ऐसा हमारी पृथ्वी पे एक क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु हैं, उसको हम जैव मंडल बोलते हैं। अब देखो जैव मंडल के अलग अलग प्रकार भी हो सकते हैं, जैसे हम स्थलीय जैव मंडल भी बोल सकते हैं उसको, जलीय जैव मंडल भी बोल सकते हैं, वायु जैव मंडल भी बोल सकते हैं। कैसे?
अगर स्थल की बात करूं, ये भूमि है, यहाँ पे आपके पास कौन कौन से जीव जंतु रहते हैं, जैसे चीता हो गया, उसके बाद सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, मगरमच्छ, सॉरी हाँ, सांप की बात करी, चीते की बात करी, हिरन की बात करी, बकरी की बात करी, भैंस की बात करी, उसके बाद जो भी आपको चींटी की बात करी, एलिफेंट्स की बात करी जाए, वो भैया यहाँ पे रहते हैं। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं स्थलीय जैव मंडल, क्योंकि ये स्थल के ऊपर जो जीव जंतुओं का आपके पास एक ग्रुप है उसको हम क्या बोलेंगे, स्थलीय जैव मंडल। उसी तरह से यहाँ पे अगर पानी की बात करूँ, पानी में मछली है, शार्क है, मेंढक रहता है बस, और आपके पास केंचुए जैसी चीज़ें भी रहती हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास क्या बना, जलीय जैव मंडल। उसी तरह से वायु की बात करें, यहाँ पे चिड़िया है ना, चिड़िया जो होती है प्लस कौआ, क्लियर है, और भी आपके पास बहुत सारे जीव रहते हैं, है ना, तो वो सारे के सारे आपके पास क्या बन जाते हैं, वायु जैव मंडलीय, है ना, या वायु जैव मंडल। क्लियर है, तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। देखो ये जो हमारा बायोस्फीयर वाला टॉपिक है, ये स्टैटिक जीके के अंडर कवर होता है। स्टैटिक जीके का मतलब होता है कि यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो फिक्स्ड है। जैसे बायोस्फीयर में हम देखेंगे कि भैया जो जीव जंतुओं से संबंधित चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम जैव मंडल में काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क होगी, फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होगी। क्लियर है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे कौन से नेशनल पार्क है, कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट बन जाता है, एक स्थल मंडल वाला जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, एक एटमोसफेयर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। जलमंडल भी रखता है पर उतनी नहीं, बस आप इन तीन चीज़ों को दो चीज़ों को समझ आओगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी समझ आपकी बन चुकी होगी किसके ऊपर, कि क्रस्ट जो हमारी ऊपर की सतह है पृथ्वी की, उसके 4 भाग हैं या उसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। क्लियर है। अब जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो क्या होगा, लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर या फिर जिसको हम क्या बोलेंगे, जैव मंडल, सॉरी स्थल मंडल। स्थल मंडल को कंटिन्यू करें, चलो जी स्थल मंडल को कंटिन्यू करते हैं। लिथोस्फीयर को कंटिन्यू कर रहे हैं भैया, है ना। स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। देखो जी, बोला जाता है कि जो हमारा स्थल मंडल है उसमें देखा जाए तो लगभग अच्छा आप एक चीज़ सुनो, बोला जाता है कि अगर मैं पूरी पृथ्वी की बात करूं, ये पृथ्वी है, पृथ्वी पे पानी है, वाटर है, और एक आपके पास लैंड है। यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट है वो है वाटर का, मतलब कि पानी ज़्यादा है हमारी पृथ्वी पे। पानी की परसेंटेज की बात करी जाए ये 71% है, और मैं पानी लैंड की बात करूं तो वो आपके पास 29% है। तो आप ऐसा मान के चलिए, अगर हम पूरी पृथ्वी की बात करें 71% पानी है, और जो आपके पास ज़मीन है वो कितनी है, 29%। कई बार पानी और ज़मीन के बीच अनुपात भी पूछ लिया जाता है, तो आपने याद रखना है 7:3 पानी और ज़मीन का अनुपात है, या 3:7 ज़मीन और पानी का अनुपात है। ये पानी बड़ा हिस्सा है और जो आपके पास ज़मीन है, ये जो आपके पास भूमि है, वो आपके पास कम हिस्सा है। इतनी चीज़ें क्लियर हो रही है। और जो हमारा ज़मीन वाला हिस्सा है ना, ये जो 3 हिस्सा जो यहाँ पे लिख रहे हैं हम, 29% आपके पास जो भूमि है ये टुकड़ों में बंटी हुई है, टुकड़ों में बंटी हुई है। इसके बड़े टुकड़े जो हैं वो 7 हैं, जिनको हम नाम देते हैं कॉन्टिनेंट्स। क्या नाम देते हैं, कॉन्टिनेंट्स। क्लियर है। हाँ, तो ये हमें जो हमारा टॉपिक है कॉन्टिनेंट्स वाला वो थोड़े टाइम में डिस्कस करेंगे, पर इससे पहले जो हमारे स्थलमंडल से जुड़े हुए कुछ अन्य विषय हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। स्थलमंडल का पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वोल्केनो। क्लियर है। स्थलमंडल का हम जो पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वोल्केनो या फिर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो। ज्वालामुखी या फिर वोल्केनो, वोल्केनो। ठीक है भैया, ये वो तीर्थस्थलीय ज्वाला जी है ना, आपने एक सुना है ना, और बहुत सारे वहाँ पे गए भी होंगे ज्वाला जी। वो चीज़ नहीं है ये कुछ और है। ज्वालामुखी की बात हो रही है, वोल्केनो। क्लियर है। तो हम इसको पढ़ेंगे कि ये वोल्केनो क्या है और
किस तरह से ये दिखाई देता है, क्या कारण रहता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। देखो होता क्या है, ये हमारी जो पृथ्वी के ऊपर की सतह है इसको मैं क्या बोलूँगा, भूपट्टी या फिर इसको क्रस्ट। तो देखो क्रस्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे क्रस्ट है, नीचे मेंटल है। हमने क्या पढ़ा था, ये जो मेंटल वाला भूभाग है इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरह से जो वोल्केनो है ना, वोल्केनो का उदागर लगभग यहाँ पे, ये वोल्केनो जहाँ से स्टार्ट होते हैं वो मेंटल ही आपके पास एक जगह है। तो यहाँ पे क्या बोल जाता है, यहाँ जैसे आपके पास क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, धरातल के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। हमने पहले बात करी थी 7 बड़ी प्लेटें हैं और छोटी प्लेटें लगभग 24 से 25 हैं। कितनी हैं, 24 से 25 आपके पास छोटी प्लेटें हैं। और ये जो 7 बड़ी प्लेटें हैं ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन 7 प्लेटों का नाम जो है हमारे कॉन्टिनेंट के नेम के ऊपर रखा हुआ है। जैसे हमारा एक कॉन्टिनेंट है, नाम है एशिया कॉन्टिनेंट, तो वहाँ पे एक प्लेट का नाम रख दिया एशियन प्लेट। उसके बाद अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन प्लेट, इसी तरह से रखा हुआ है नाम। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो ये जो आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा क्या काम करेंगी, ये मूवमेंट करती हैं। मूवमेंट का मतलब कि ये स्थिर नहीं है एक जगह, और इनका काम क्या है कि ये जो ऊपर की जो आपके पास भूमि है इसको टिका के रखना, इसको है ना स्थिर रखना। अब बोला गया अगर ये जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं अगर ये मूव करने स्टार्ट कर दे, मतलब मान लो ये 2 आपके पास टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये आपके पास एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो जब ये अपनी मूवमेंट कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है ये चेन में अपनी मूवमेंट करें। चेन में जब मूवमेंट करेंगे तो इसके ऊपर जो भूमि है, ज़मीन है, वो वही वैसे ही रहेगी, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर दिक्कत कब आएगी, अब मान लो कि ये जो आपके पास प्लेटें हैं, प्लेटें ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करना स्टार्ट करी। एक प्लेट इस तरफ को चल रही है, एक प्लेट इस तरफ को चली, तब क्या होगा, यहाँ पे जो ऊपर की ज़मीन होगी वो नीचे धंस जाएगी, यहाँ पे जो ऊपर की ज़मीन होगी जो नीचे धंस जाएगी। भाई इसी की वजह से कॉन्टिनेंट बने हैं, ये जो प्रक्रिया है ना, इसी की वजह से कॉन्टिनेंट बने हैं। जो हमारी ज़मीन थी, ज़मीन जो थी वो नीचे धंसती चली गई और ज़मीन के टुकड़े आपके पास जो हैं वो अलग होते चले गए। अब ये भी ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था कि अगर मान लो ये दोनों एक ही डायरेक्शन की तरफ चल पड़े, एक प्लेट इस तरफ को आ रही है, दूसरी प्लेट इस तरफ को आ रही है, तो क्या होगा, ये एक टाइम के बाद इस एक स्पीड से ये आ रही होगी, दूसरी स्पीड से ये आ रही होगी। अगर मान लो ये दोनों आपस में टकरा जाती हैं तो उससे क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। फ्रिक्शन, फ्रिक्शन है ना, जिसको आप क्या बोलते हैं, घर्षण। क्लियर है, घर्षण मतलब तो देखो फ्रिक्शन क्या चीज़ है, फ्रिक्शन एक तरह से आप मान सकते हो कि हीट एनर्जी के रूप में दिखाई देती है। क्लियर है, तापीय ऊर्जा भी बोल सकते हो आप फ्रिक्शन को। क्लियर है, जैसे मैं इस तरह से हाथों को रगड़ रहा हूँ तो फ्रिक्शन पैदा हो रहा है, जिसके कारण मेरे हाथ गर्म हो जा रहे हैं। ठंड के टाइम में ऐसा करते हैं ना, फ्रिक्शन पैदा होता है और हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं। अब बोला गया कि मैं क्रस्ट से नीचे की बात करूं तो आपने पिछले लेक्चर्स में देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे आपके पास मिनरल्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पे आयरन भी है, एल्यूमिनियम भी है, गोल्ड भी यहीं पे ही है, एल्यूमिनियम है ना, गोल्ड भी यहीं पे है, सिलिकॉन भी यहीं पे है, सिलिका भी यहीं पे है ना, या सिलिकॉन भी यहीं पे है। क्लियर है, तो अब क्या होता है कि ये जो खनिज होते हैं ना, खनिज पहले ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस अवस्था में होते हैं, ठोस मतलब सॉलिड होते हैं। पर जब यहाँ पे हम, आपने कल क्या पढ़ा था, जब हम धरातल से 32 मीटर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 32 मीटर नीचे आ जाएंगे तो क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। मतलब मान लो यहाँ का एवरेज टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस था। जब मैं 32 मीटर नीचे पहुँचा, एक और बढ़ गया, 26 हो गया। जब मैं और नीचे बढ़ गया तो भाई यहाँ पे रख लो आप, ये 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच गया। ऐसा होता है। क्लियर है, तो जब देखो यहाँ पे तापमान भी अधिक है और ऊपर से यहाँ पे जो आपके पास ठोस धातुएं हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। अब जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन जैसी जो प्रोसेस है वो देखने को मिलती है, मतलब जब 2 चीज़ें आपस में टकराती हैं तो चिंगारी पैदा करती हैं। ये चिंगारी जो है ना, वो इतने टेम्परेचर में ये जो सारे मिनरल्स हैं वो आग पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, ये आग पकड़ लेते हैं। अब होता क्या है, ये जितने भी यहाँ पे खनिज थे वो सारे के सारे इस आग की वजह से पिघल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, वो पिघल जाते हैं। क्लियर है, जब ये पिघल गए तो उसकी वजह से आपके पास अंदर एक मोल्टेड है ना लिक्विडिटी बन जाती है। मतलब कि एक यहाँ पे क्या बोल सकते हो आप, एक तरल पदार्थ बन जाता है जो पृथ्वी के अंदर ही है, धरातल के अंदर ही है। अब क्या हुआ, अगर इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है, सिलिका की मात्रा अधिक है तो ये जंप करेगा ऊपर आने के लिए, ये जंप करेगा ऊपर आने के लिए। याद रखना, ये जैसे ही बोला यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पे पहुँचता है
और हमारी धरातल के ऊपर पड़ना स्टार्ट होता है, ऐसे पड़ेगा ना, तो उसी को हम नाम दे देते हैं ज्वालामुखी। यही आपके पास ज्वालामुखी है। क्लियर है? अब सबको समझ आ चुका है ना वोल्केनो क्या होता है। अब जी देखो, वोल्केनो से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जामिनर लगातार पेपर में पूछता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो क्या बात करता है कि जो हमारा यहाँ पे जो पिघला हुआ पदार्थ था, जब वो धरातल के नीचे रहता है, धरातल ये थी ना क्रस्ट, जब क्रस्ट के नीचे रहेगा तो उसको हम नाम देते हैं मैग्मा। क्या बोलते हैं उस चीज़ को? मैग्मा। और जब वो धरातल से बाहर आके दिखता है तो उस चीज़ को हम बोलते हैं लावा। क्या बोल जाता है उस चीज़ को? लावा। लावा के फॉर्म वो नहीं है भाई, लावा रियलिटी में ये है। लावा मतलब एक अंदर से जो पृथ्वी के अंदर से जो आग निकली है ना, वो लावा है। क्लियर है? हाँ, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब आप बढ़िया से इसकी एक परिभाषा सुन लो कि क्या आपके पास ज्वालामुखी होती है। बोल जाता है ज्वालामुखी धरातल के ऊपर या भूपरपट्टी के ऊपर एक प्राकृतिक छेद है। भूपरपट्टी ये है ना, भूपरपट्टी ये है ना, या भूपटल जिसको आप बोलते हो, भूपरपट्टी के ऊपर एक प्राकृतिक छेद है जिससे हमेशा क्या निकलेगा? लावा निकलेगा। लावा निकल रहा है ना भाई, है ना, प्लस लावा प्लस राख, राख निकल रही है, अंदर आग लगी हुई ना, वो सारा गंध जो है वो बाहर निकल रहा है। लावा निकला, राख निकली, प्लस भास्प। भास्प का मतलब होता है वेपर्स, वेपर निकले। क्लियर है? प्लस गैसेस, गैसेस है ना, गैसेस। क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछे भाई कौन सी गैस यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब हम परिभाषा देखते हैं तो बोल जाता है ज्वालामुखी प्राकृतिक छिद्र है किसके ऊपर? धरातल के ऊपर, जिसमें से लावा, राख, वाष्प और गैसेस निकलती हैं। ये चीज़ सही हो चुकी है। अब इससे जुड़े हुए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पेपर में एग्जामिनर पूछता है वो क्या है? देखो, ये हमारी धरातल थी और यहाँ पे नीचे ये प्रोसेस हो चुकी है, आग लग चुकी है। अब ये पिघला हुआ पदार्थ ऊपर की तरफ आ रहा है। जब ये पिघला हुआ पदार्थ जो है वो अपना लावा इस तरह से बिछा देता है और उस ज्वालामुखी का जो आपके पास शेप है वो इस तरह से कप के समान दिखाई देती है। ये कप बन गया मतलब, है ना। जैसे मान लो कि इस तरह से आपके पास जो ज्वालामुखी का ऊपर का मुंह है वो ऐसा बन जाता है कप के शेप का, तो इसको हम नया नाम देते हैं, वो नाम है क्रेटर। क्या बोल जाता है? क्रेटर, CRATER, क्रेटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्रेटर क्या है। क्रेटर क्या है? जो ज्वालामुखी का निकलने का जो भाग है, जहां से लावा निकल रहा है ना, उस भाग को अगर हम देखें, अगर वो कप के आकार का बना हुआ है भाग, तो उसको हम बोलेंगे क्रेटर। क्लियर है चीजें? अब नेक्स्ट आपके पास एक इंपॉर्टेंट टर्म इसी से जुड़ी हुई है, सिंडर, CYINDER। तो सिंडर क्या है ये भी पता होना चाहिए। सिंडर क्या होता है भैया? देखना, सिंडर बोला जाता है जब ये हमारा लावा बोला हवा के कारण, है ना, जल्दी ही ठंडा होके टूट जाता है, छोटे छोटे पदार्थ में देखने को मिलता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में देखने को मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सिंडर। सिंडर का मतलब क्या है? जो मैग्मा अंदर से निकला और बाहर जाके लावा बन गया, अब लावा वो ठंडा हो जा रहा है और उससे छोटे छोटे टुकड़ों का निर्माण हो रहा है, वही आपके पास क्या है? सिंडर। इतनी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं? क्लियर है? अब जी आ जाओ। बोला जाता है जो ज्वालामुखी है ना, ज्वालामुखी कितने समय बाद आ रहा है, किस समय आया है, उसी बेसिस पे इस पूरे टॉपिक को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। क्या बोला गया? ज्वालामुखी को समय के अकॉर्डिंग कि कितने समय बाद आता है ये ज्वालामुखी और कब कब दिखाई देता है, वो उसी बेसिस पे इस पूरे टॉपिक को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। तो कंटिन्यू करें क्या? चलो जी, उन तीनों पार्ट्स को देखते हैं बढ़िया से। क्लियर है? आ जाओ। सबसे पहले देखो, आपके पास यहाँ पे एक नाम आता है, नाम है वो है सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब लग रहा होगा आपको पता कि क्यों हम इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। सक्रिय ज्वालामुखी पढ़ा है ना आपने पेपर में, जब पेपर देते हो तो वहाँ पे पढ़ा होगा ज्वालामुखी कि भाई सक्रिय ज्वालामुखी के क्या क्या उदाहरण है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, और यहाँ पे आप लिख लेना सबसे लास्ट में शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी,
मुखी। तो पेपर में तो कई बार भाई जो नॉन मेडिकल टैट टूट वाले देख रहे होंगे इसको, है ना, आपके लिए तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है वो, इतना डिटेल में नहीं पूछता वो। तो बस आपको यही पूछेगा वो कि भैया जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 3। जो सक्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में बोल जाता है एक्टिव वॉल्केनो, इसको अंग्रेजी में बोल जाता है डोरमेंट वॉल्केनो, इसको अंग्रेजी में बोल जाता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। क्लियर है? चलें अब टॉपिक स्टार्ट करें। भाई हमने पहले ही इसका डिवाइड होने का रीज़न देख लिया है कि इनको डिवाइड क्यों किया गया है, कि समय के अकॉर्डिंग किस समय में कौन दिखाई देता है, उसी के लिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको बना दिया गया है। देखो सबसे पहले एक्टिव वॉल्केनो क्या है? ऐसा क्षेत्र, धरातल का ऐसा क्षेत्र जहाँ पे हमेशा ज्वालामुखी उजागर होते रहते हैं, उसी को क्या बोल जाता है? सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला है ना, क्या बोला कि ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का या धरातल का जिसमें लगातार आपके पास ज्वालामुखी उजागर होता ही रहेगा, उसको सक्रिय ज्वालामुखी बोला जाता है। क्लियर है? मतलब इसका ये हुआ कि उसमें हमेशा आपके पास क्या होगा कि अंदर में बाहर आग ही निकलती ही रहेगी, वो कभी बंद नहीं होगी, उसी को हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। अच्छा चलो एक चीज़ मेरे को याद आ रही है, हमने एक चीज़ छोड़ी यहाँ पे, क्या है? पेपर में क्वेश्चन बनता है, बोल जाता है कि जब आपके पास ज्वालामुखी निकलता है ना, या ज्वालामुखी देखने को मिलती है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्या दिखता है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ उसमें सामने आती है? BAPOURS, वेपर्स, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? बाष्प। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और गैस हमने सबसे प्रोविडेंट गैस देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? सक्रिय ज्वालामुखी की बात करी, वो उसमें या वो क्षेत्र जो हमेशा ज्वालामुखी उजागर करता रहेगा, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। चलो जी, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे, कौन कौन से क्षेत्र में आपके पास ये मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें एग्जाम्पल मिलता है वो इटली का मिलता है। इटली में आपके पास 2 हैं, एक है एटना और एक आपके पास है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली। क्लियर है? ये 2 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे बोला जाता है, ये जो स्ट्राम्बोली है ना, स्ट्राम्बोली कहाँ जैसे है? ये है भूमध्य सागर। कहाँ जैसे है ये? भूमध्य सागर। बोला गया भूमध्य सागर में आपके पास एक द्वीप है और जो कि इटली के पास सटा हुआ है, उसी में आपके पास स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। अब ये जो ज्वालामुखी है ना, इसमें प्रज्वलित गैसेस दिखाई देती हैं। प्रज्वलित गैसेस का मतलब क्या है कि जो हमेशा आग जला के रखती हैं गैसेस, उसी को हम प्रज्वलित गैसेस मानते हैं। तो बोल जाता है ये जो स्ट्राम्बोली है, स्ट्राम्बोली हमेशा आपके पास जिगता हुआ मतलब कि इसमें हमेशा आपके पास आग दिखाई देती है। इसीलिए इस स्ट्राम्बोली को क्या बोल जाता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का लिख लेना, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्लियर है? प्रकाश स्तंभ की बात करेंगे। देखो ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये अगर मैं यहाँ पे पृथ्वी इस तरह से ड्रॉ करता हूँ तो ये जो हिस्सा है वो आपके पास एशिया है, और यहाँ की बात करूँ ये आपके पास यूरोप है, और ये वाला जो हिस्सा है वो आपके पास नॉर्थ अमेरिका है, और ये जो हिस्सा है वो आपके पास अफ्रीका है। क्लियर है? और ये नीचे वाला ऑस्ट्रेलिया है। तो बोला जाता है ये जो पानी वाला हिस्सा है ना, एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच में जो पानी वाला हिस्सा है, इसी को हम नाम देते हैं भूमध्य सागर। क्या बोल जाता है इसको? भूमध्य सागर। यहाँ जैसे इटली है, तो बोला गया यहाँ पे आपके पास द्वीप है, एक आइलैंड है, उसी के ऊपर तो आपके पास क्या है? बोला जाता है, नाम था स्ट्राम्बोली। तो स्ट्राम्बोली में आपके पास क्या बोला गया? इसकी सबसे इंपॉर्टेंस क्या थी कि यहाँ पे हमेशा आपके पास जलती हुई गैसेस दिखाई देती हैं। अब जलती हुई गैसेस दिखाई देगी तो क्या होगा? जब रात का समय होगा तो भूमध्य सागर के आसपास का जो क्षेत्र है ना, इसी से रोशन हुआ रहता है। इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्लियर है चीजें? क्या बोला गया? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इतनी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं? आ जाओ अब नेक्स्ट सक्रिय ज्वालामुखी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको और बताता हूं। बोल जाता है ये जो
एक्टिव वॉल्केनो है ना, लगभग इसका जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज देखने को मिलता है वो पैसिफिक ओशन के आसपास ही, पैसिफिक ओशन के आसपास ही आपको ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। पैसिफिक ओशन को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। तो बोला जाता है इसी कारण इसको, देखो एक्टिव का मतलब ना लगातार यहाँ से आग निकलती रहेगी, आग निकलती रहेगी तो क्या आसपास की चीज़ें जो वो ऑटोमेटिक रोशन होते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है, इसको बोल जाता है, बोला गया फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन, क्लियर है। इसीलिए फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन नाम दिया गया है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन भी हमें इसको बोला जाता है, एक्टिव वॉल्केनो की वजह से फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन बनता है, क्लियर है। फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन मतलब कि आग से घिरा हुआ एक गोला, उसी को फायर रिंग बोला गया, और वो किसके किनारे है? पैसिफिक ओशन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि फायर रिंग जो आपके पास था वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें सही हो रही है। नेक्स्ट आ जाओ, बोला गया अगर मैं इसी टॉपिक में देखूं तो इसमें आपके पास एक और एग्जांपल चलता है जिसका नाम था कोलिमा, मैक्सिको का कोलिमा, मैक्सिको में आपके पास एक और सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम है कोलिमा। बहुत सारे हैं पर हमें जो बुक्स में बताए गए हैं वो हमें पढ़ने हैं, तो हमने दो पढ़े, एक इटली में एटना और एक स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली हमारे लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये भूमध्य सागर देखा कहाँ पे, वहाँ पे एक द्वीप है ना। उस द्वीप का नाम, आइलैंड का नाम मैं लिखूं तो वो लिपारी है ना, आइलैंड का नाम है लिपारी, तो ये इंपॉर्टेंट था। और मैक्सिको में आपके पास क्या है? कोलिमा, क्या नाम है? कोलिमा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लो, बोला जाता है विश्व में सबसे ज़्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो हवाई द्वीप में है। लिख लो, विश्व में जो सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं वो कौन से क्षेत्र में, ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन ना, तो वो आपने लिख लेना है हवाई द्वीप। क्या बोला गया? हवाई द्वीप में सबसे ज़्यादा आपके पास जो हैं वो क्या है? ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं जो कि सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। ये जो हवाई द्वीप है वो कहाँ पे है? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और इसका जो सबसे जो जाना माना नाम आता है वो है मोनोलोआ, क्लियर है? मोनोलोआ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना सबसे ज़्यादा। या किलाऊ हवाई द्वीप है, यहाँ पे लिखना पूरा नाम, किलाऊ हवाई द्वीप है। क्या नाम है उसका पूरा? किलाऊ हवाई द्वीप, ये यूएसए में है। और यहाँ पे एक और क्षेत्र देखने को मिलता है मोनोलोआ एक रख लो, सक्रिय ज्वालामुखी का ही नाम है, पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? बोला गया कि वो आपके पास हवाई द्वीप पे है, किलाऊ हवाई द्वीप पे यूएसए में था। तो ये सारी जानकारी हमने सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में ली। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपके पास कौन सा था? नाम था प्रसुप्त ज्वालामुखी या फिर डॉर्मेंट वॉल्केनो। इसको आप बढ़िया से समझते चलना। कल हम फिर से एक बार ज्वालामुखी वाले टॉपिक को पकड़ेंगे, उसमें जितने भी एग्जांपल्स क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट था डॉर्मेंट वॉल्केनो, नंबर 2 की बात करते हैं। बोला गया यो एक ऐसा क्षेत्र होता है ना डॉर्मेंट वॉल्केनो वाला, कि उसमें इतिहास की बात करूं, इतिहास में कभी कभार ज्वालामुखी उजागर हुआ था, पर निकट में मतलब 2, 4, 10, 15, 20, 25 साल में कोई उजागर नहीं हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है या नहीं? बोला गया ये जो प्रसुप्त ज्वालामुखी होता है, इसमें इतिहास में मतलब लाखों अरबों वर्ष पहले यहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ हुई थी, पर अभी निकट समय की बात करें तो इसमें कोई भी इस तरह की गतिविधि नहीं हुई है। पर आने वाले समय में, भविष्य में आशंका रहती है कि नहीं भाई यहाँ पे कोई उजागर हो सकता है। उस क्षेत्र को हम नाम देते हैं, नाम है डॉर्मेंट वॉल्केनो या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी। चीज़ें समझना है तो रिप्ले करना, सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब जी जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है ना, इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स बनते हैं, कौन कौन से आपके पास एग्जाम्पल है? सबसे पहले फिर से आ जाओ इटली में आपके पास एक विसुवियस या भूमध्य सागर भी लिख सकते हो इसको, है ना। हाँ, विसुवियस, क्लियर है? विसुवियस एक नाम है, वो आपके पास इस तरह का पाया जाता है। एक इंडियन ओशन में आपके पास है, नाम है क्राकाटोवा, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है।
उसके बाद इंडियन का क्या बोला गया था, इंडियन ओशंस की बात करी गई थी। नेक्स्ट लिखना जापान, जापान में एक और है, नाम है फ्यूजियामा, आधा फो यू, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना किलीमंजारो, किलीमंजारो जो है वो नाम है, और जारो, क्लियर है। और एक चिम्बराजो, चिम्बराजो, तो ये इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपके पास कौन से वॉल्केनो के अंडर आते हैं, ये प्रसुप्त वॉल्केनो, या फिर आपके पास डॉर्मेंट वॉल्केनो, या फिर प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंडर चलते हैं। ये इसके क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, पर भी आपसे ये पूछा जाएगा वेसुवियस कौन सा था, ये सक्रिय है या फिर आपके पास प्रसुप्त है या फिर शांत ज्वालामुखी है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसमें आप लिख लेना, बोला जाता है कि सॉरी एक चीज़ यहाँ से रफ कर देना आप, है ना, ये चीज़ रफ करना यहाँ पे, किलीमंजारो और ये चीज़ रफ कर देना, है ना। जापान का फ्यूजियामा, और ये आपके पास हो चुका था क्राकाटोबा, हाँ, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे आप एक और लिख लेना, मेयन, यहाँ पे लिखना मेयन, दो जो थे मैंने वो आगे के बोल दिए थे, पर यहाँ पे देख लेना आप। ये फिलीपींस, जो फिलीपींस कंट्री है वहाँ पे जो आपके पास है फिलीपींस, हाँ, स्पेलिंग्स मायने नहीं रखेगी, बस आपको ये पता होना चाहिए। ये सारे नाम वेसुवियस, क्राकाटोबा, फ्यूजियामा, मेयन, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं वो कौन से हैं, वो हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी के। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट था वो है क्या, शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी सिंपल सा भाई, ऐसा क्षेत्र जहाँ पे आज तक ना कभी ज्वालामुखी उजागर हुआ है ना कभी भविष्य में होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, शांत ज्वालामुखी। क्या बोला गया, ऐसा क्षेत्र जिसमें ना तो इतिहास में कभी ज्वालामुखी उजागर हुआ है ना कभी भविष्य में होगा, क्लियर है। तो इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन जाते हैं शांत ज्वालामुखी में, वो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे एक किलीमंजारो, यहाँ पे सबसे पहले लिखना पोपा शांत ज्वालामुखी है, और कहाँ पे है ये, म्यांमार में। कहाँ पे, पोपा म्यांमार, उसके बाद किलीमंजारो म्यांमार, उसके बाद किलीमंजारो, एक चिम्बराजो, ये आपको नाम पूरे याद रहने चाहिए, क्लियर है। कल हम बढ़िया से पूरे देखेंगे, पर आज अगर आप इतना याद करोगे तभी तो कल के लिए याद होगा ना सारा। हाँ, पोपा म्यांमार, और किलीमंजारो की बात करेगी अफ्रीका, और चिम्बराजो की बात करेगी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका। ये इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ें, क्लियर है। एक आपके पास पोपा, एक किलीमंजारो, एक चिम्बराजो। अब इस पूरे टॉपिक के अकॉर्डिंग आपसे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक और इसमें आ जाता है एकाकागुआ या अकाकागुआ, इस तरह से लिख लो, अकाकागुआ, है ना। ये इस तरह से भी गोवा लिख लेना, गोवा, है ना, अकाकागुआ लिख लेना, ये भी है। बहुत सारे नाम हैं, पर अभी के लिए बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कल देखते हैं बढ़िया से इन सारे टॉपिक्स को, क्लियर है। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गैसर क्या है, ये गैसर क्या होता है बोला जाता है ना, गैसर क्या होता है। इस चीज़ के ऊपर आप खुद से थोड़ा सा देखना, सोचना है इस चीज़ के बारे में। कल इस पूरे टॉपिक को बढ़िया से देखते हैं। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।